तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी जुड़े हुए सभी बहनों को पुनः पुनः प्रणाम। बहनों, अभी आपने जाना आदरणीय मीना जी के माध्यम से कि बाल संस्कार शाला का आवश्यकता और महत्व क्या है। आपकी मानसिकता निश्चित ही बन गई होगी कि किस आवश्यकता और महत्व को लेकर के हम बाल संस्कार शाला में जुड़े हैं। निश्चित ही बहनों, हम विभिन्न प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल के माध्यम से, युवा मंडल के माध्यम से, खासकर युवा मंडल के माध्यम से बाल संस्कार शाला को बहुत अच्छे से संचालित कर सकते हैं। आइए बाल संस्कार शाला के प्रारंभ की जो पूर्व तैयारी, जिसको प्रयास कहते हैं, हम उस पर जानेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो वो बहनें जो प्रशिक्षक स्तर की हैं, वे बहनें अपनी मानसिकता बनाएं और कल्पना करें कि जब हम प्रशिक्षण देने जाएंगे तो प्रारंभ पूर्व जो तैयारियां होती है उसको किस भाव से हम उनको बताएं। और वे बहनें जो हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जो संस्कार शाला खोलने की इच्छुक हैं, वे प्रारंभ करने की जो पूर्व तैयारियां होती हैं वो कौन कौन सी, उसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले बहनों, जब हम जाते हैं बाल संस्कार शाला खोलने के लिए तो स्थान का चयन करते हैं। पहला, स्थान का चयन। कैसा स्थान हो? सार्वजनिक स्थान हो। कैसा स्थान हो बहनों? सार्वजनिक स्थान हो। वो कोई स्कूल हो सकता है, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ग्राम पंचायत का भवन, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी भवन। ऐसा स्थान हो जो हमको निःशुल्क उपलब्ध हो सकते हो और आसानी से वहां बच्चे पहुंच सके निसंकोच। उनके घर के आसपास ही हो, क्योंकि जब वो आसपास होंगे तभी बच्चे वहां पहुंच सकेंगे बिना समस्या के। और जहां पर कुछ खुला आंगन हो, खेल का मैदान हो, बच्चों को खेल क्योंकि कराते हैं। आंगनबाड़ी, बालवाड़ी इसलिए कह रहे हैं और स्कूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर बच्चों के लायक शांत वातावरण होता है, एकांत होता है। एकांत शांत वातावरण में शिक्षा, जो विद्या हम सिखाते हैं बच्चों को, वो बहुत कारगर होती है। अगर हमें सार्वजनिक स्थान ना मिले हमें, तो क्या करना चाहिए? क्या बाल संस्कार शाला नहीं खोलेंगे? खोलेंगे। किसी परिजन का घर व्यक्तिगत स्थान हो सकता है जहां पर 25-30 बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं, जहां छोटा सा आंगन हो, जहां पर हम बच्चों को खिला सके, आउटडोर गेम्स खिला सके बाहर, है ना। तो ऐसा स्थान हो जहां पर 25-30 बच्चे आसानी से बैठ सके। और ना मिल पाए तो आप, अगर आपके अंदर सेवा भावना है, तो जिस प्रकार से घर का आंगन होता है जहां पर कवेली छाई होती है आसानी से, वहां पर हम बैठ करके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। तो जिनके अंदर सेवा की भावना है वे सार्वजनिक स्थान ना मिल पाए तो भी अपने घर व्यक्तिगत स्थानों पर इसको संचालित कर सकते हैं और बहुत अच्छे से चलता है, अनुभव है हमारा। तो बहनों, ये सार्वजनिक स्थान है। हाँ, ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्तिगत स्थान हो, किसी परिजन का घर यदि होता है, तो ऐसे घर को चयन करना चाहिए जहां पर बच्चे निसंकोच पहुंच सके, जहां अभिभावक भी बच्चों को भेज सके। तो ये व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी यदि हमें बाल संस्कार शाला चलाना हो। तो यह स्थान का चयन आप मनोभूमि बनाते चलेंगे। दूसरा है, बाल संस्कार शाला संचालन की जिम्मेदारी उठाने वाली समिति बनाते हैं, आचार्यों की समिति, जिसमें न्यूनतम 2 आचार्य हो, अधिकतम 3 आचार्य हो। 4 भी हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे बहुत हमारे मतलब सहयोगी के लिए काम आते हैं। ऐसे आचार्य हमको चयन करना है जो सेवा भावी हो, जो अवैतनिक सेवा, पूर्णतः अवैतनिक सेवा देने के लिए तैयार हो। हर रविवार न्यूनतम कम से कम 3 घंटे, आने जाने को लेकर के उसमें प्लस है, तो उसमें 3 घंटे हैं। और जो कम से कम जून जुलाई से लेकर के हमें फरवरी माह तक के अवैतनिक सेवा दे दे, वही आचार्य संचालन की जिम्मेदारी उठा सकता है बहनों, जिनके अंदर देश प्रेम की भावना हो, बच्चों के लिए कुछ संवेदना हो। हर कोई यही काम को नहीं कर सकता, जिनके अंदर टीस हो, दर्द हो, बच्चों को कुछ बनाने का हो। हम सोचते हैं कि आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं परिवार में, मोहल्ले में, और हम उसको कैसे बनाएं, तो यही एक ऐसी विधा है बाल संस्कार शाला। इसलिए आप अपने प्रज्ञा मंडल और युवा मंडल और महिला मंडल के माध्यम से आसपास में ऐसे युवाओं को तलाशेंगे, ऐसे युवाओं को हम ढूंढते रहेंगे जो पूर्णतः अवैतनिक सेवा और सेवा भावना के साथ इस काम में लग सके, ऐसे आचार्य हों।
कितने पढ़े लिखे हों, यदि आपके मन में जिज्ञासा होगी बहनों, तो आप देखिए कम से कम 12वीं की शिक्षा वो ग्रहण करें। कॉलेज वाले भी उनसे 12वीं और 12वीं से अधिक। हमने देखा है कि अगर 10वीं कक्षा में जो पढ़ रहे हैं बहन भाई, वे भी बहुत अच्छे से बाल संस्कार शाला को संचालित कर सकते हैं। क्यों? यदि मन में अगर दर्द है कुछ कर गुजरने की, तो उसके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, बशर्ते उनका व्यक्ति का जो व्यवहार है, उनके अंदर जो करने की जो लगन है, उनकी निष्ठा है, उनके ऊपर ये निर्भर करता है। और हमने कहा न्यूनतम 2 आचार्य, एक क्यों नहीं? तो एक बाल संस्कार शाला चला नहीं सकता, क्योंकि प्रति रविवार को उनको आना है। साल भर में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसको उनको अनुपस्थित होना पड़ता है। तो उसके साथ सहयोगी जो होते हैं 2 आचार्य, प्रमुख आचार्य, वो होने चाहिए। एक की अनुपस्थिति में दूसरा चलाए। हमने कभी कहा 3 और 4 आचार्य होने चाहिए। क्यों? यदि आप सार्वजनिक स्थान की व्यवस्था करते हैं या कहीं और बड़ी व्यवस्था के लिए जाते हैं, तो उन व्यवस्था में सहयोग करने के लिए हमारे तीसरे चौथे आचार्य जी भी सहयोग कर सकते हैं। जैसे कोई सार्वजनिक स्थान है तो चाबी खोलना है, ताले की व्यवस्था बनाना है, उसकी बुहारी सफाई करना है, तो वो आचार्यगण हमें सहयोग कर सकते हैं पीछे से, और वो हमारे साथ रहेंगे। तो निश्चित ही वे आने वाले 1 साल में जब हमें देखेंगे व्यवहारिक हमारे शिक्षक को, तो वो भी सेल्फ आत्मनिर्भर होकर के एक और बाल संस्कार शाला खोल सकते हैं। तो हमारे साथ रहने में उन्हें बहुत फायदा है। तो ऐसे आचार्यों का हमें टीम तैयार करना है। साथ ही हमको आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ती है। आवश्यक सामग्री में क्या है? एक तो हमारी होती है मानसिक तैयारियां और एक है शारीरिक तैयारियां पदार्थ रूप में। तो आवश्यक सामग्री में होते हैं, आप बाल संस्कार शाला जब चलाएंगे तो 25 से 30 बच्चों को आप बुलाएंगे। न्यूनतम हम कक्षा में उन्हीं बच्चों को बिठाते हैं जितने में हम उनको संभाल सके। तो उसके लिए क्या चाहिए? आचार्यों के लिए 2 कुर्सियां चाहिए जो आपके घर में उपलब्ध होती हैं बैठने के लिए। आचार्यगण जो है ऊपर बैठ के पढ़ाते हैं। और बच्चों के लिए दरी की व्यवस्था जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो, आपके घर में जो सुविधा हो, न्यून सुविधा में आप बच्चों को बिठा सकते हैं। बिठाना ही है उसको दरी में। उसके पश्चात ब्लैक बोर्ड, चॉक डस्टर, आजकल तो व्हाइट बोर्ड चलता है, व्हाइट बोर्ड भी आप कर सकते हैं, मार्कर द्वारा उसमें लिख सकते हैं। अगर आप स्कूल का चयन करते हैं सार्वजनिक, है ना, तो वहां पर आपको ब्लैक बोर्ड चस्पा हुआ मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वहां का वातावरण भी अच्छा लगेगा। तो इसको सबसे अच्छा कारगर होता है यदि आपको मिल सके तो हम बता रहे थे आवश्यक सामग्रियां, आचार्यों के लिए 2 कुर्सी, बच्चों के लिए दरी पर्याप्त, और श्यामपट, है ना, ब्लैक बोर्ड जिसको कहते हैं। और आप उसके ब्लैक बोर्ड अगर ना मिले तो आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम छोटा सा रखते हैं देवमंच, देवमंच रखते हैं। उसमें हम गायत्री परिवार के हैं, पंचदेव का चित्र रख सकते हैं, लेकिन हर जगह पंचदेव नहीं रख सकते, विरोध की स्थिति भी आ जाती है। तो हम मशाल का चित्र रखें, मशाल वाला जो फोटो आता है जो संगठन का सार्वजनिक का प्रतीक है, उसको हम रखें, जो हर मतलब किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग उसको पसंद कर सकते हैं। आप माँ सरस्वती की प्रतिमा चित्र रख सकते हैं, चित्र, और भारत माता की चित्र रख सकते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम बाल संस्कार शाला चलाते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारे गायत्री परिवार के ही बच्चे हों, हम जरूरी नहीं कि हम गायत्री परिवार के बच्चों को ही लेंगे, क्योंकि हमको तो मोहल्ले से पंजीयन करना है, वार्ड स्तर पर जाकर पंजीयन करना है। हर प्रकार के धर्म संप्रदाय के बच्चे लोग आएंगे, तो हम उन्हें जब बुलाएंगे तो जरूरी नहीं कि हम गायत्री माता का ही फोटो रखें। बहनों भाइयों, बहनों, साथ ही हम जब बैठेंगे तो हमारे साथ हमारे जो बाल संस्कार शाला में जो पढ़ाने वाले आचार्य हैं, उनके पास अपने जो व्यक्तिगत जो पुस्तिका होगी तैयारी के लिए, वो है बाल संस्कार शाला की मार्गदर्शिका। ये इस प्रकार की जो छत्तीसगढ़ से प्रकाशित हुई है, आप सबके पास भी होगा, आप ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ में जो शांति कुंज की जो मोटी बुक है मार्गदर्शिका, जो पहले से छपी हुई है ब्रह्मोत्सव की, ये इसको आप अपने साथ रखेंगे तैयारी के लिए, ताकि 2 आचार्य जो आपस में मिल करके व्यक्तिगत इस पुस्तिका से आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही प्रायोगिक चीजों के लिए अगर कुछ आपको प्रैक्टिकल उसमें दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप सामग्रियों को इकट्ठा करके रखेंगे। प्रत्येक रविवार को हर कक्षा में हमको जीवन जीने की कला, स्वस्थ होने की कला के लिए हमें प्रायोगिक शिक्षण देनी पड़ती है। उनकी बौद्धिक क्षमता को लेकर के प्रयोग की सामग्री दिखानी पड़ती है। जिस प्रकार से यदि आप गायत्री मंत्र का शिक्षण अगर देना चाहेंगे, तो इस प्रकार से आप गायत्री का मंत्र का भावार्थ वाला जो स्टिकर्स है उसको दिखा करके उसमें जो बातें हैं उसको आप बता सकते हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं मंत्र लेखन और साधना को यदि आप बताना चाहेंगे तो इस प्रकार से स्टिकर को दिखा करके
गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका को दिखा करके इसके बारे उसके विषय में विस्तार से समझाएं। तो ये सामग्रियां आपको अपने पास रखनी चाहिए बच्चों को दिखाने के लिए। साथ ही आप सद्वाक्य चिंतन मनन के बारे में आप प्रत्येक सप्ताह बताएंगे बच्चों को, आगे विस्तार से बताई जाएगी। उसके लिए आप व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। न बन पड़े तो हम ऑनलाइन में ऐसी व्यवस्था करते थे जिस प्रकार से सदविचार का ये स्टिकर्स दिखा करके बच्चों को पढ़ा करके उनकी बौद्धिक क्षमता को आराम से बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये सामग्रियां आपको अपने पास रखनी चाहिए। इसकी किट की एक बॉक्स होती है, आप किट बॉक्स बनाएंगे अपने लिए, किसी से मांगेंगे नहीं, बच्चों को मंगवाएंगे नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं ना सरप्राइज, हम बच्चों को क्या दिखाना चाहते हैं तो सरप्राइज होना चाहिए, बच्चों को हम अचानक से दिखाएं उनकी बौद्धिक क्षमता में। ये तो आप सामने रखेंगे समझ जाएंगे। ये देखो हम किट बॉक्स बनाए हैं, किट बॉक्स में अंदर में इसमें हम रखे हैं, जैसे कि हम एक शिक्षण देते हैं, संकल्प शक्ति को अडिग रखने का शिक्षण, जिसमें हम बच्चों को दिखाते हैं मोमबत्ती। ये देखिए हम मोमबत्ती रखेंगे। बहनों से आपसे नहीं मंगाया कि आप तैयारी करके आइए करके, जिस प्रकार से आपसे नहीं मंगाया और हमने तैयारी किया, बहनों आपको भी ऐसी ही तैयारियां करनी है। ये देखिए टार्च, ये आप व्यवस्था बनाएंगे किट बॉक्स में बच्चों को दिखाने के लिए। आप यदि एक शिक्षण होता है तोड़ना नहीं जोड़ने का शिक्षण, इसके लिए हमें कैंची है बॉक्स में रखे हमने या। तो ये जो मटेरियल है किट बॉक्स में आपको तैयार रखना है और समय समय पर हर सप्ताह में आपको इसको बच्चों को दिखाना है, जिससे कि उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़े। आगे जब हमारे विद्यार्थी वर्ग को हम व्यसन से मुक्ति के लिए हम उनको उपाय बताते हैं। तो ये भी सामग्री, जिस प्रकार से भी मेरे पास एक ये है फोल्डर नुमा जिसपे लिखा है कि ऐसे मित्रों से सावधान, ये देखिए। तो आप बच्चों को जब बताएंगे तो इस चित्र से आप उनको समझा सकते हैं। इस प्रकार के आप मटेरियल अपने पास रखें, आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे आप बना सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बहनों बस ये हमारे हाथ में है। हम कहते हैं ना कि समग्र क्रांति का आधार बाल संस्कार, बाल संस्कार, बाल संस्कार। हम सारी क्रांतियों को संस्कारशाला के माध्यम से ला सकते हैं। तो हम थे बहनों आवश्यक सामग्री। तो ये जो आवश्यक सामग्री है आपके पास ये होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं, जैसे कि बाल संस्कारशाला में बच्चों को मनाते हैं जन्म दिवस। जन्म दिवस की एक थाली रहती है, थाली आप रख लीजिए, हम तो अभी भी प्लेट दिखा रहे हैं। इसमें बरोली, कुमकुम और क्या बोलते हैं थोड़ा सा मीठा प्रसाद, दीपक, फूल, पीले चावल, अक्षत, ये सारी व्यवस्था आप बना करके चलेंगे प्रत्येक सप्ताह। और आपके पास पंजीयन एक डायरी रहेगी, रजिस्टर, जिसमें से आप लेकर के उसमें बच्चों को जो रहेगा उसमें आप उसके नाम, आयु, शिक्षा, पालक के नाम, जन्म तिथि और उनके पूरे एड्रेस, पता, क्योंकि आप पालकों से संपर्क करने के लिए, बालकों से संपर्क करने के लिए घर में जाएंगे तो अपने पास एक रजिस्टर रखेंगे। तो ये भी आपके लिए आवश्यक सामग्री होगी, इसको कहते हैं उपस्थिति पंजी। उपस्थिति पंजी, बच्चों की आप हाजिरी देंगे उसकी उपस्थिति का। तो इस प्रकार से आप अपने आवश्यक सामग्री अपने साथ रखेंगे। ये दो आचार्यों के बीच में आप बांट सकते हैं। तो और एक दीपक जलता रहेगा देव मंच में पूरे समय, बहुत अच्छा है, इसकी आप व्यवस्था बना के रखेंगे। सकारात्मक ऊर्जा होती है दीपक जलने से। तो देव मंच के साथ साथ कुर्सियां, पर्याप्त दरी, चाक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, ये सारी व्यवस्थाएं आप दोनों आचार्य मिलकर के बनाएंगे। यदि आप अगर पंजीयन के लिए कहीं पर भी आप खोल रहे हैं संस्कारशाला और मोहल्ले के कोई परिजन है तो वो व्यवस्था वो तीसरे चौथे आचार्यगण और हमारे मोहल्ले के जो परिजन है जो हमें सहयोग करना चाहते हैं उनके माध्यम से भी हमें सारी सामग्रियां अपने पास व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही बाल संस्कारशाला में पंजीकृत छात्रों की संख्या होती है। कितने रखेंगे हम? पंजीयन तो हम अधिक का कर सकते हैं, 40-50 का कर सकते हैं, करना ही चाहिए। बाद में बच्चे छट जाते हैं, क्यों? सबके पसंद की कक्षाएं नहीं होती, कुछ बच्चे छट जाते हैं। अभी देखिए कि हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारी तैयारियां करते हैं, चाहे युवा शिविर हो, कन्या शिविर हो, बाल संस्कारशालाएं हो, है ना, प्रज्ञा मंडल के निर्माण के लिए। फिर वो अपने पसंद के जो है, अपने जो समान विचार वाले वो छट करके कम हो जाते हैं। तो बहनों 40 से 50 बच्चों का आप पंजीयन करेंगे और कम से कम 25 से 30 बच्चे जो है वो अपने संस्कारशाला में प्रवेश के लिए उन्हें बुलाएंगे, उतना हम बिठा सकते हैं। अगर हमारे पास बच्चे ना मिले 25 से 30 तो क्या हम संस्कारशाला नहीं खोलेंगे? बिल्कुल खोलेंगे। हमारे पास 15 से 20 बच्चे अगर मिल जाते हैं, 10 से 15 बच्चे भी मिल जाते हैं न्यूनतम, तो भी संस्कारशाला खोला जा सकता है। छत्तीसगढ़ भिलाई में ही दुर्ग जिले में हमारे यहाँ आदरणीय नीताबेन पटेल जी हैं, उनके पास बहुत पास एरिया है, सारे बच्चों को संस्कारशाला पसंद नहीं थे, फिर भी उनको खोलने का बहुत
मन था, वो 5 बच्चों को बाल संस्कार शाला से संचालित की। उसके बाद बच्चे 7 हो गए, 5 से 7। मैंने उनको पूछा, जी कि आप 7 बच्चों को पढ़ा करके कैसा महसूस करती हैं? उन्होंने कहा कि टीचर्स को बेटा 5 को भी उतना ही पढ़ाना पड़ता है और 50 को भी उतना ही पढ़ाना पड़ता है। हम तो ये सोच रहे हैं कि समान विचार वाले बच्चे, अगर हम इनको 5 को अगर हम पढ़ा देते हैं, अगर इनका जीवन संवर जाता है तो 25 के बराबर है। तो इस भाव के साथ, इस निष्ठा के साथ बाल संस्कार शाला को खोलनी चाहिए बहनों। तो न्यूनतम संख्या कितनी भी हो, आप बाल संस्कार शाला खोल सकते हैं। आपकी यदि इच्छा है, आपकी निष्ठा है, आप देखिएगा बाद में ऐसा वातावरण बन जाता है कि जो बच्चे नहीं आना चाहते, जो पालक नहीं भेजना चाहते, उस सुविधा को जान करके बच्चों को जरूर भेजते हैं। और आप देखिएगा कि आपके अंदर बहुत बदलाव होगा, चाहे बच्चे 5 हो, चाहे बच्चे 50 हो। तो इस प्रकार से आप पंजीयन करेंगे। पंजीयन करने के लिए आयु समूह का ध्यान रखेंगे। बालक बालिकाओं को समाना बिठा सकते हैं, बालिकाओं को बालकों को अलग अलग कतारों में। साथ में आयु सीमा है 10 से 12 वर्ष, वो कक्षा 5वीं से 7वीं के विद्यार्थी वर्ग के बीच के हों। और बच्चों को आप बिठाएंगे तो अगर मान लो केवल बालक ही मिलेंगे, बालिका ही मिलेंगे, तो आप मिश्रण करके बिठा सकते हैं। यदि आपके मोहल्ले में केवल बालक मिलते हैं, बिल्कुल पढ़ाइए। केवल बालिकाएं ही मिलती हैं, बिल्कुल पढ़ाइए। विद्यार्थी पंजीयन पत्रक हमारे इस बाल संस्कार शाला मार्गदर्शिका में पृष्ठ क्रमांक 32 में अंकित है, इसमें प्रिंट किया गया है। इसको आप निकलवा करके पर्याप्त मात्रा में फोटोकॉपी करा लेंगे और फोटोकॉपी कराने के बाद आप घर घर जाकर के पंजीयन करेंगे। घर घर जाकर के पंजीयन, डोर टू डोर पंजीयन। क्यों? क्योंकि बालकों का पंजीयन पालकों के माध्यम से होना चाहिए। कई बार देखने को ये मिला है क्षेत्रों में कि स्कूलों में जाकर के, आंगनबाड़ी में जाकर के, जहाँ बच्चे इकट्ठे होते हैं, बालवाड़ी में जाकर के हमने शॉर्टकट रास्ता अपना लिया और बच्चों को जाकर के हम क्या कर रहे हैं, चलो बच्चों संस्कार शाला खुल रहा है, आना। वो जरूर बोलेंगे, हाँ आचार्य जी, हाँ मैडम जी, हाँ दीदी, हम जरूर आएंगे। पर वो आएंगे और छट भी जाएंगे, अपने मन से आएंगे, अपने मन से जाएंगे। जिस प्रकार से पालक अभिभावक जो है ट्यूशन कोचिंग में अपने बच्चों को मोटी फीस दे करके और एक रजिस्ट्रेशन करा करके भेजते हैं, ठीक वैसे ही रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। बशर्ते शर्त इतनी है कि हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और वो जो है वो शुल्क लेकर के पढ़ाते हैं। तो पालकों से हम शर्त जरूर रखेंगे कि जो बच्चे समय से 2 घंटे के लिए आएंगे बहनों भाइयों, उनको आप बुलाएंगे, उनको ही हम पंजीयन करेंगे। ये नहीं कि आप 4 दिन संस्कार शाला में आए, 5वां दिन मतलब 5वें सप्ताह को आप छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आप कब कहेंगे? ऐसा आप जब कहेंगे जब आप घर में घर जाएंगे। घर घर जाने का एक अलग फायदा होता है, आप घर से मिलेंगे, घर वालों से मिलेंगे, पूरे सदस्यों से मिलेंगे, क्या चीज है उसको वो समझेंगे। और जिस प्रकार से आप शर्त रखेंगे कि ट्यूशन कोचिंग के जैसे आप बच्चों को भेजेंगे, तो अभिभावक बंध जाते हैं कि हमने जबान किया है, हमने उनको प्रॉमिस किया है, तो हम बच्चों को समय पर भेजेंगे। अगर आप स्कूल ट्यूशन से अगर इकट्ठे बच्चे को ले लेते हैं, बिना संपर्क किए बच्चों का ऐसे नाम लिख लेते हैं ट्यूशन के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से, बालवाड़ी के माध्यम से, निश्चित ही आप उनका नाम लिख लीजिए, वहां से आप कलेक्शन कर लीजिए, पर उनके घर आप एक बार जरूर जाइए कि आपके बच्चों का हमने नाम लिखा है दीदी, क्या आप सहमत हैं? जरूर पूछिए। मैं आप लोगों से पूछ रही कि आप सहमत हैं? तो सहमति के लिए उनके घर घर जाकर करिए, अभिभावकों से परिचय बढ़ाइए, तालमेल बढ़ाइए। अभी आदरणीय कुंती जी ने कहा कि पूरी आंदोलन जो है बाल संस्कार शाला के माध्यम से संचालित होती है और एक नारा है कि समग्र क्रांति का आधार बाल संस्कार, बाल संस्कार। हमें केवल बच्चों तक बस नहीं रहना है सीमित, हमें उनके पालकों से भी, उनके यहाँ भी माँ गायत्री को, उनके यहाँ भी परम पूज्य गुरुदेव को, उनके यहाँ भी वंदनीय माता जी को हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है कि वो दीक्षा ले या न ले, पर सारी योजना उनके घर में पहुंचे, उनके घर में सदविचार हो, जो हम बच्चों को समझाना चाहते हैं वो पालक भी करें। तो एक आयु वर्ग की सीमा के हम बच्चों को पंजीयन करेंगे, घर घर जाकर पंजीयन करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में हम अपने दुर्ग जिले में इस प्रकार से जो पिछले दिनों जो आदरणीय कुंती दीदी के माध्यम से बहुत सहयोग की भावना से ये विद्यार्थी पंजीयन पत्र का एक बाइंडिंग किया हुआ बना दिया गया है, बुक जैसा। इसमें आप बच्चों का पंजीयन करने के लिए आप बिल्कुल इसमें नाम, मोबाइल नंबर सारे लिखे हैं, नीचे आप फाड़ करके उनको दे सकते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है हमारे पास रहता है, जिससे कि हम उपस्थिति पंजी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत होता है, इसको आप अपने क्षेत्रों में इसको बहुत अच्छे ध्यान से इसको आप करा सकते हैं। पेज नंबर 32 में है बहनों। तो ये हो गया विद्यार्थी पंजीयन करने के लिए आप जाएंगे। तो विद्यार्थी पंजीयन करने के लिए आप जब उद्घाटन होता है
आप खोलते हैं संस्कारशाला, उसके उद्घाटन के 2 से 3 दिन पहले पंजीयन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए पंजीयन 2 से 3 दिन पहले? आप अगर 15 दिन पहले, 1 महीना पहले अगर आपने पंजीयन कर लिया है, तो बच्चे और पालक भूल जाएंगे कि संस्कारशाला में आना भी है, क्योंकि बड़े भी भूल जाते हैं। 2-3 दिन, 3 दिन पहले आप पंजीयन क्यों करेंगे? ताकि बालक और पालक भूले ना और संस्कारशाला को बहुत अच्छे से समझ जाए, समझ करके उद्घाटन की तैयारी में आए। इसलिए 2-3 दिन पहले पंजीयन करने की बात कही गई है। आयु सीमा का ध्यान रखें बहनों, एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, आयु सीमा, एक ही आयु वर्ग के जब बच्चे आते हैं तो उनकी बौद्धिक क्षमता समान होती है। माताएं क्या बोलती है, जाओ छोटे बच्चे, बड़े बच्चे के साथ छोटे बच्चे भी चले जाओ, जाओ दीदी के साथ आप भी चले जाओ बेटा। अब अपना पीछा छुड़ाने के लिए, काम से पीछा छुड़ाने के लिए उनको आप भेज दिए, अब आपके सिर पे डाल दिए। अब वहां पर मान लो 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, आप दूसरी कक्षा के विद्यार्थी को भेज दिए, KG1 के बच्चों को भेज दिए, तो बच्चा रो रहा है, वो बोल रहा है दीदी हम घर जाएंगे, उसको पहुंचाने के लिए जा रहे हो, तो ये कक्षा में जो है अस्त व्यस्त हो जाता है और बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, इसका अपन ध्यान रखेंगे। कभी आपको ऐसा लगता है कि विद्यार्थी बहुत चंचल है, चंट है, उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छा है, आप उसको अलग कतार में बिठा सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा आपके जो मूल जो बच्चे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए छोटे बालकों, बालक बालिकाओं का पंजीयन न करें और माताओं को बिल्कुल समझा दें, आप लिखित में केवल लिखित में उनको पंजीयन नहीं करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जिससे आपकी संस्कारशाला बहुत अच्छे से चल सके। तो हमने कहा बालकों का पंजीयन कम से कम 40 से 50 करें, न्यूनतम 25 से 30 को आप कक्षा में बिठाएं, जिससे कि उनसे आई कांटेक्ट बन सके। आपकी सभा में अगर 65-70 विद्यार्थी आ गए, चिल्ला मचा रहे हैं, रो रहे हैं, इसके सिर मुंह खुजला रहा है, कुछ कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, तो आप परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, फिर क्या करेंगे? आपको छुट्टी करनी पड़ेगी, आपको 2 घंटे के बजाय 1.5 घंटे के बजाय आपको 1 ही घंटे में छुट्टी करनी पड़ेगी। तो बहनों, इसको अगर आपके पास आचार्यों की संख्या ज्यादा है तो आप उसको 2 कक्षा में आप विभाजित कर लीजिए, और कम है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आप पंजीयन करेंगे। आप जब पंजीयन करने के लिए जाएंगे घरों में, तो आसानी से बच्चे मिल तो जाते हैं, पर उस विधा को पालक नहीं समझ पाते। आप क्या बोलेंगे जब आप मोहल्ले में जाएंगे? तो इस बात को भी ध्यान रखने की बात है, सारी चीजें A to Z लिख दी गई है इस मार्गदर्शिका में, इसको हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता होगी। जब आप घर में जाएंगे, इसमें आप किसी घर में गए, सपोज आप कल्पना कीजिए, प्रारंभिक अभिवादन के पश्चात जब किसी को जाते हैं, नमस्ते प्रणाम कहते हैं, उसके पश्चात आप बोलिए बहनों भाइयों, अभिभावकों से आप बात करें दीदी, तो आप क्या कहेंगे कि आप ही मोहल्ले में बाल संस्कार शालाएं खुल रही है। क्या है बाल संस्कार शाला? तो नैतिक शिक्षा, खेल खेल में नैतिक शिक्षा, योग, प्राणायाम, महापुरुषों के जीवन प्रसंग, इन चीजों को हम बताएंगे। आपके बच्चे टीवी के प्रभाव से तो नहीं बच पा रहे हैं, बुरी संगति में पड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसा कहते ही उन लोग बोलेंगे, उनके अभिभावक लोग, कि हाँ दीदी सही बात है, बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, खेल कूद में जाते हैं, रात दिन टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, हम तो उनको समझा नहीं सकते, आप ही समझाइए। तो आप उनको बताइए कि उनके चरित्र निर्माण करने के लिए, बुरी संगति से बचाने के लिए हम ये बाल संस्कार शालाएं निःशुल्क खोल रहे हैं। शर्त एक ही है कि आप बाल संस्कार शाला में बच्चों को घड़ी देख करके आप 2 घंटे के लिए भेजिए, उसकी व्यवस्था बनाइए। निःशुल्क है इसका ये मतलब नहीं कि आप एक संडे को भेजेंगे, दूसरा रविवार की छुट्टी हो जाएगी, ये नहीं कहेंगे। अभिभावकों को थोड़ा सा ये बोलना बहुत जरूरी है, शर्त थोड़ी रखनी पड़ेगी, ताकि वो समझे। किसी भी चीज को अगर हम अनुशासन पूर्वक किसी को समझाते हैं, तो अभिभावक भी समझ लेते हैं कि ये संस्कार शाला में जाना है। और साथ ही आप उनको जिस प्रकार से विद्यार्थी पंजीयन पत्र आप लेकर के जाते हैं, तो आपको उद्घाटन की तिथि तय करनी, उद्घाटन की तिथि जब तय करेंगे, उद्घाटन का दिन, स्थान आपको लिख के जाना पड़ेगा, तभी आपको 1 पंथ 2 काज होगा, आप पंजीयन भी करेंगे और आपको तय रखना पड़ेगा कि संस्कार शाला का उद्घाटन इस दिन है। तो पंजीयन करते साथ साथ आप जो है अभिभावकों को आमंत्रित भी करेंगे कि उद्घाटन के लिए आप जरूर आइए, जरूर आइए। पहली शर्त वही अनुशासन है। अब जब अभिभावक आएंगे, तो उद्घाटन के दिन में बाल संस्कार शाला की क्या आवश्यकता, महत्व है, हम खोलने की जो तैयारी किए हैं, आपके बच्चों को हम क्यों बुला रहे हैं, क्यों हम निःशुल्क सेवा देना चाहते हैं, हमें क्या मिलेगा, तो इन बातों को आप वहां पर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और जब समूह में आते हैं, तो उस दिन उद्घाटन की प्रक्रिया में आचार्य का वर्ण होता है, आचार्यों से परिचय कराया जाता है बच्चों का,
बच्चों को ये इस स्थान पर संस्कार शालाएं खोली जाएंगी, उसका बोध कराया जाता है और हर रविवार को आना है, समय बताया जाता है। तो एक प्रकार से जब बाल संस्कार शाला का पंजीयन के पश्चात उद्घाटन की प्रक्रिया जब होती है बहनों, तो उद्घाटन के दिन सारी बातों को बताई जाती है। इस प्रकार से आप घर घर जा करके जब पंजीयन करेंगे और उसको खुशखबरी देंगे, ये बाल संस्कार शाला में आप अपने बच्चों को भेजिए करके, तो आप देखिएगा कि एक पड़ोसी के यहाँ गएंगे तो वो भी बोलेगा, अरे उसके यहाँ भी बच्चा है, उनके यहाँ भी बालक है, चलो दीदी हम ले जाते हैं। आप देखिएगा जब आप अच्छे से 1-2 घर में बहुत अच्छे समझा देंगे और उनको पूछेंगे कि दीदी इनके यहाँ बच्चे हैं क्या, पहले पूछ लीजिए, ताकि आपका समय श्रम बेकार न जाए। पता चला कि आप सारा चीज बोल करके आ गए उनके घर में, उनके यहाँ बच्चे ही नहीं है, उस आयु वर्ग के बच्चे ही नहीं है, वो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो आपका समय खराब होगा। बहुत अच्छा होगा कि उस एरिया के, उस वार्ड की अगर कोई मितानिन बहन होगी, कोई बालवाड़ी की बहन होगी, आंगनबाड़ी वाली बहन होगी, उसको आप साथ रखेंगे तो आपका काम चुटकी बजा के हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पूरा पंजीयन रहता है किस आयु वर्ग के बच्चे किसके घर है। आप अपने गायत्री परिवार के परिजन को ले सकते हैं, तो आपको ये सहयोगी बन जाएंगे और आप उसको लेकर के चलिए। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी, पालकों से विशेष आग्रह कर लीजिए कि बच्चों का पंजीयन हम कर रहे हैं दीदी, तो आपसे आग्रह है कि आप हर रविवार को बिना नाका के भेजेंगे, पाठशाला की भांति, ट्यूशन कोचिंग की भांति। समय समय पर बच्चों की प्रगति रिपोर्ट का भी हम मशविरा आपसे करते रहेंगे पालक गोष्ठी के माध्यम से। हर 3 महीने में आपको पालक गोष्ठी में बुलाया जाएगा। उनको लगेगा अरे वाह, हम तो स्कूल में और ट्यूशन में जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए, यहाँ भी पेरेंट्स मीटिंग होगा। आप देखिएगा कि आपके पास ऐसे सिलेक्टेड बच्चे का चयन हो जाएगा, जिससे कि आपको कम मेहनत में बहुत अच्छे परिणाम होंगे। साथ ही साथ आप उनको बता सकते हैं कि बाल संस्कार शाला में जो सिखा रहे हैं, जैसे कि हमारी दीदी अभी बता रही थी ना, अंकुरित अन्न के बारे में हम बताएंगे, तो हम पालकों को भी बता सकते हैं। जीवन जीने कला के बारे में बताएंगे तो पालकों को बता सकते हैं। अगर हम गायत्री मंत्र जपने के लिए बच्चों को बता सकते हैं खेल खेल में, ध्यान के माध्यम से, तो हम पालकों को भी बता सकते हैं। तो उनको बोलिए कि दीदी आपके लिए भी लाभप्रद कक्षाएं हैं, हर 3 महीने में एक बार हम आपको जरूर बुलाएंगे, आप उसमें आइएगा। माँ को यदि फुर्सत नहीं है तो घर से कोई भी अभिभावक, कोई भी बड़े पालक, वो उनके गार्जियन, वो इस गोष्ठी में, इस मीटिंग में शामिल हो। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि यदि हम बच्चों को बुला रहे हैं तो बच्चों के साथ साथ यदि आना चाहे, कई बार तो हमने देखा है हमारे कैंप में, बाल संस्कार शाला में, कभी किसी के माता पिता लोग भी आकर के बैठ जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। कभी वो हमको हमारे टेस्ट भी लेते हैं। पास एरिया में, यहाँ सेक्टर 4 में संस्कार शालाएं पहले 7-8 साल पहले चलती थी, तो आप उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता के पीछे बैठ जाते थे कि बच्चे को हमें क्या सिखा रहे हैं। ध्यान रखने की बात है, हर बार जब हम बाल संस्कार शाला में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बार बार गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की माता की जय, ये हम नहीं कह सकते। क्यों? गायत्री माता हमारी है, परम पूज्य गुरुदेव हमारे हैं। हम भारत माता की जय बोलेंगे, माँ सरस्वती की जय बोलेंगे। आपको बताऊं, हमारे यहाँ कैंप क्षेत्र में, हमारे यहाँ मतलब दुर्ग जिले में कैंप क्षेत्र में एक संग्राम चौक, आज से 5-6 साल पहले मुस्लिम समुदाय के बच्चे आते थे, 13 बच्चे आते थे। हम वहां पर गए, एक कार्यकर्ता भाई से मिले, हमने कहा कि भैया हमारा संस्कार शाला चल सकता है? बोले दीदी यहाँ तो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं। हमको मन नहीं माना, हमको हमारा टारगेट था कि हम बाल संस्कार शाला यहाँ खोलेंगे। हम गए, हमने कहा दीदी आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं? हाँ। मोबाइल नहीं देखते, टीवी नहीं देखते? जैसा हम इस बात को कहा, उनके माता पिता लोग बहुत मतलब निराश से बोले दीदी आजकल के बच्चे तो मोबाइल में पूरे लगे हुए होते हैं, टीवी के प्रभाव से संगति में फंस चुके हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चों को नैतिक शिक्षा दे। वो हमारी बात नहीं मानते। हमने बता दिया कि हम गायत्री परिवार से हैं, पर आपके बच्चों को गायत्री परिवार से दीक्षित लेने के लिए हम बिल्कुल बाध्य नहीं करेंगे, दीक्षा लीजिए हम नहीं कहेंगे, पर यदि आप खेल खेल में बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो हम बच्चों को बिल्कुल बुलाएंगे। हमने पहले सप्ताह उन 13 बच्चे के माता पिता को बुलाया और पहली कक्षा में उनको बिठाया, वो बहुत खुश हो गए। हमने कुछ संशोधन किया था, प्रथम कालखंड में मंत्र श्लोक को न लेकर के केवल हमने ध्यान कराया, और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे सन्तु निरामया वाला जो मंत्र है हिंदी के, उनको हमने दोहराया और कहा कि देखिए हम आपके बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं। और हमने गायत्री माता का फोटो नहीं रखा, हमने फोटो ही नहीं रखा, हमने केवल कालखंड, जो इस प्रकार से आपकी जो पुस्तिका में है ना, ये कालखंड, ये देखिएगा, इसके जो फ्लैक्स बनते हैं, इसको हमने रखा इस प्रकार से, और रख करके ये जो कालखंड बना है, जो बच्चे हैं वो वहीं के कुछ कुछ बच्चे हैं वहां के, आपको आश्चर्य होंगे,
ये जो छपा हुआ है ये सही बात बता रही हूँ। और वहीं के माता पिता बहुत अभिभूत हो गए और मुस्लिम समुदाय के 13 बच्चे जो है कम से कम 4-5 साल तक संस्कारशाला वहां पर चली। पढ़ाने वाले हमारे निष्ठावान आचार्य जी हमारे गायत्री परिवार के रहे। बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जिस क्षेत्र में चाहे, जिस आयु वर्ग के चाहे, जिस पंथ समाज को चाहे, आप बाल संस्कारशाला में उनके माध्यम से बच्चों को एक नैतिक उनका उत्थान हो, इसके लिए आप बोल सकते हैं और उनके अभिभावकों को भी आप बता सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर देश प्रेम की भावना हो, बच्चों को हम कुछ समझा पाए, कुछ सिखा पाए, इसके लिए हमारे अंदर कुछ मादा हो। तो मैं ये कह रही थी कि जो प्रारंभ पूर्व तैयारी में है, हमारे ही अंदर दारोमदार रहती है कि यदि आचार्य जो चाहे और वहां के जो परिजन चाहे और पालक चाहे तो बच्चे को क्या नहीं बना सकते। तो बहनों, मैं पुनः अपनी बात को समेटते हुए ये बताना चाहूंगी कि आप प्रारंभ पूर्व तैयारी के पहले आप सार्वजनिक स्थान का चयन करेंगे और संस्कारशाला खोलने के लिए जिम्मेदार 2 से 3 आचार्य जी रखेंगे। आवश्यक सामग्री आपको बता दी गई है। आचार्य चयन के लिए आप सेवाभावी आचार्य का ही आप चयन करेंगे जो पूर्ण रूप से अवैतनिक सेवा दे। पालकों से भी आग्रह करेंगे, कुछ शर्त रखेंगे कि आप अपने बच्चों को इस प्रकार से भेजेंगे और आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बाल संस्कारशाला में पंजीकृत छात्रों की संख्या पर आप ध्यान जरूर देंगे। 40 से 50 बच्चों का पंजीयन करेंगे और आप 25 से 30-35 बच्चों को अपने में बिठा सकते हैं। आयु सीमा का आप जरूर ध्यान देंगे, 10 से 12 वर्ष। कुछ 1-2 बड़े विद्यार्थी आप ले सकते हैं, बड़े विद्यार्थी, बड़े आयु के। क्यों? वे आपके कक्षा नायक के रूप में आपको बहुत सहयोग करेंगे, व्यवस्था बनाने में बहुत सहयोग करेंगे। छोटे अगर विद्यार्थी होंगे आयु सीमा के, तब उसको आप कक्षा में अलग बिठाइए, उनके लिए अलग कक्षा आप एक आचार्य को देकर के उनको संचालित कर सकते हैं। बालकों के पंजीयन के लिए आप ध्यान देंगे। ये जो नमूना जो बनाया है विद्यार्थी पंजीयन पत्रक, पुनः बोल रही हूँ, इसका आप बिल्कुल ध्यान देंगे। इसको आप पर्याप्त मात्रा में प्रिंट करवा लेंगे, फोटो कॉपी करा लेंगे। बाइंडिंग वाला मिलता है तो आपको बहुत सस्ता मात्रा में पड़ जाएगा और आप घर घर जाकर के मोहल्ले में पंजीयन करेंगे और पालकों से मिलकर के पंजीयन करेंगे। पालकों को ये निर्देश देंगे कि आप उद्घाटन में जरूर आइए, ये आग्रह करेंगे। एक बात और बता रही हूँ मैं, अभी मैं एक बात बोल रही थी कि पालकों के लिए जब पालक गोष्ठी होती है तो पालक गोष्ठी के लिए आप जब बुलाएंगे तो हमारे पास पालकों के लिए नमूना इसमें बना गया है पालक गोष्ठी के लिए। उस नमूना को भी आप प्रिंट करवा सकते हैं और बीच बीच में जब पालक गोष्ठी होगी, आदरणीय जी बाद में बताएंगे जरूर आपको आगे, तो उसको आप दिखा सकते हैं। और बाल संस्कारशाला खोलने के लिए ये जो हमारी मार्गदर्शिका पुस्तिका है, ये पतली वाली जो छत्तीसगढ़ से प्रकाशित है और ये जो मोटी मार्गदर्शिका जो संस्कारशाला शांति कुंज से प्रकाशित है, इसको आप जरूर रखेंगे। ये आपकी व्यक्तिगत धरोहर है, ये आपके पास होनी चाहिए 2 आचार्यों के बीच में। और आचार्य डायरी आप जरूर बनाएंगे। आप 2-3 दिन पहले, जैसे कि रविवार को आपको कक्षा लेनी है तो आप गुरुवार शुक्रवार को दोनों आचार्य जी आपस में बैठ करके टीचिंग प्लानिंग करेंगे, आचार्य डायरी बनाएंगे, आगे बात को विस्तार से समझाया जाएगा और उस डायरी को बना करके आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे। तो ये हो गई प्रारंभ पूर्व तैयारी। इतनी बात थी। ओम शांति।